हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3। मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों सॉल्व करवा दिए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो गई। थर्ड क्वेश्चन के साथ उसके कुछ पार्ट्स हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज 3.3। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ linear equations in two variables of the following problems by substituting method। ओके, क्या होगा कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, हमें उनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है the difference between two numbers are 26, one number is exceeds 3 times then other, find them। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर 26, वन नंबर इज एक्सीड्स 3 टाइम्स देन अदर, फाइंड देम। ओके, इसमें स्टेटमेंट में क्या शो हो रहा है? हमें ये शो हो रहा है कि हमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स दैट इज 26, उसमें से एक नंबर जो है वो बड़ा होगा दूसरे नंबर से, कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। यानी कि हमारे पास दोनों नंबर में से कुछ एक नंबर ऐसा होगा जो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो दो नंबर तो हो गए बड़ा करके, तो हम इन दोनों इक्वेशंस का पेयर लेके उनको उनके वेरिएबल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन इज लेट फर्स्ट नंबर x सिमिलरली सेकंड नंबर वो होगा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है क्या क्या स्टेटमेंट्स अब बनेंगी, क्या क्या बनेंगी। एक तो बनेगी ये दी हुई है ना, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर 26। ओके, क्या दिया गया? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर 26। क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर x इज ग्रेटर देन y। ये कैसे इक्वेशन बनी कि हमें उसने दूसरी में प्रॉब्लम में ये दिया गया ना, दूसरे स्टेप में कि वन नंबर इज एक्सीड्स 3 टाइम्स देन अदर, यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। तो हमने कैसे ये इक्वेशन बनी, हमने एक कंडीशन ले ली कि x जो है y से बड़ा होगा, तो बड़ी में से छोटे माइनस करेंगे नंबर को, तो कितना आएगा? 26। मान लो कि हमारे पास बड़ा नंबर है x और छोटा नंबर है y, तो उनका डिफरेंस किया जा सकता है, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 26। उसको ले ली फर्स्ट इक्वेशन। देन अब सेकंड क्या बनेगा? ये दिया गया ना कि 1 टाइम्स इज एक्सीड्स 3 टाइम्स देन अदर, अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स वेयर x इज ग्रेटर देन y, तो ये बनेगी सेकंड x इज इक्वल टू 3y। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ गई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, सेकेंड आ गई x इज इक्वल टू 3y। ओके, अब ये वाली सेकंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू 3y यहाँ फर्स्ट वाली में फिल कर सकते हैं ना। फिल करके क्या आएगा कि हमारे पास एक नंबर आ जाएगा उस नंबर से, तो उस नंबर के साथ द्वारा फिर सेकंड नंबर भी फाइंड आउट हो जाएगा, जिससे कि हमारे 2 नंबर्स जो है फाइंड आउट हो जाएंगे, जो हम करना चाहते हैं, जो ये इस प्रॉब्लम में हमको दिया गया है। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू अब इसमें फिल करते हैं, तो क्या आएगा? तो बन जाएगा ये, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26 हो गया। तो y क्या आ गया हमारे पास? y इज इक्वल टू 13। ओके, y कितना आ गया? 13। कैसे? बिकॉज 2 1 द 2, 2 13 द 26, 2 2 कैंसल, तो y क्या आ गया? 13। अब हमारे पास y तो आ गया 13। अब y की वैल्यू हम इसमें फिल करके x भी निकाल लेंगे, यानी कि जो नंबर है सेकंड वाला वो निकाल लेंगे ना। तो क्या आएगा? देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 क्या है गया? 39। ओके, देख लो क्या आया? x 39, y क्या आया था? 13। कैसे देख लो? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वेयर इज x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा आ गया y से, तो इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी हमारा आया है वो बिल्कुल सही आया है। ओके, तो x क्या आ गया? अब x आ गया 39, y आ गया 13, जो 2 नंबर्स हम लोग फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो आप ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट आपको 1 मिनट के बाद अभी करवाऊंगा।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है सेकंड। सेकंड पार्ट है the largest of two supplementary angles are exceeds the smallest by 18 degrees. Find them. तो ये है सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। ये क्या अब शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो क्या होंगे, एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो बड़े वाला एंगल है वो कैसे होगा कि जो स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉल एंगल होगा उससे 18 डिग्रीज ज़्यादा होगा। यानी कि मान लो अगर वो एक एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, अगर उसमें 18 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 78। 78 कौन सा एंगल होगा? लार्जेस्ट एंगल। और फिर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हम ले रहे हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। वो एंगल्स, दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज टू एंगल्स विच इज द सम इज 180 डिग्री। ओके, यही होता है ना। तो चलिए इसी पार्ट की प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आ जाएंगी और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग उनको दो एंगल्स को फाइंड आउट भी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Solution is let largest angle जो होगा x smallest angle y डिग्री। हमारे पास हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कि लार्जेस्ट एंगल लिया, क्या लिया x, स्मॉलेस्ट एंगल क्या लिया y। ओके, लार्जेस्ट एंगल क्या लिया x डिग्री। मान लिया कि लार्जेस्ट एंगल है x डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल है y डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या दिया गया है कि द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी कि एक लार्जेस्ट एंगल है, एक कौन सा है स्मॉलेस्ट एंगल। कैसे है लार्जेस्ट, कैसे होगा कि वो स्मॉलेस्ट एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, हम लेंगे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स
क्या होते हैं, टू एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वो आ जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसका रीजन देना चाहते हो तो लिख दो देयरफॉर बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन। रीजन देना चाहते हो तो दे देना, कौन सा दोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि जो इसमें से लार्जेस्ट एंगल है और वो क्या होगा कि वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा होगा, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। ओके, तो ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो अब आ गई हमारे पास x डिग्री क्या हो गया, इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही पूछा है ना, कि क्या पूछा है कि x क्या है, लार्जेस्ट एंगल, वो कितने डिग्री ज़्यादा होगा, स्मॉलेस्ट डिग्री के 18 डिग्री से, स्मॉलेस्ट एंगल के 18 डिग्री से। तो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल आ गया इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट एंगल प्लस 18 डिग्री एंगल्स। ऐसे ही स्टेटमेंट बनेगी ना अब सेकंड वाली। तो अब हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब सेकंड में तो ये है कि x इज इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। क्या हम ये वाली सेकंड की इक्वेशन में जो x की वैल्यू है हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा, हमारा एक एंगल आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा तो हम दूसरा भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x डिग्री फ्रॉम in first equation, then first equation becomes, ये हो जाएगी y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया कि x की जो वैल्यू है ये वाली y प्लस 18 जो सेकंड इक्वेशन में आई, क्या किया हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो इस क्या बन गया, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि y प्लस y 2y प्लस 18 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 2y डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2y एज इट इज एंड 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्या किया कि इस वाले में जो 18 है वो प्लस का था, इधर शिफ्ट कर दिया। इधर शिफ्ट करने के साथ साथ क्या होता है कि साइन चेंज होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। तो क्या आ गया, ये 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये आ 2, अब बचा 16, तो ये आ गया 162 डिग्री। तो कितना आया 162 डिग्री। तो अब बनी इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री। अब y निकाल लो इजीली। तो y डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, y डिग्री हो जाएगा 81 डिग्री। ओके, 81 डिग्री। ओके, हमारे पास y डिग्री क्या आ गया, अब 81 डिग्री। अब क्या करो कि इस वाली y की वैल्यू को x में फिल कर दो, x में फिल कर दो ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की फिल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, देन सेकंड इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गई 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो हमारे पास आ गया x डिग्री इज इक्वल टू 99 डिग्री। ले लो,
हमारे पास क्या आ गया, x डिग्री 99 डिग्री, y कितना आ गया 81 डिग्री। टू एंगल्स फाइंड आउट करने थे तो लो हमारे पास ये भी आ गए। ये था सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको 1 मिनट के बाद मैं अभी करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था सेकंड पार्ट। अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट भी करवाता हूँ। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। देन थर्ड पार्ट इज third part is the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 70-50. Find the cost of one bat and one ball. तो ये क्या है, ये है थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट। तो ये क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने क्या किया कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे। कितने रुपए इसके, 3,800 के। सेकंड
क्या हुआ, उसने इसके अलावा और भी शायद खरीद ले होंगे, तो क्या किया उसने, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स और ले लिए, कितने रुपीस के, 50 रुपीस के। तो ये ऐसे हो जाएंगी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इससे क्या हो, इससे हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपीस की कॉस्ट है बैट की, एक बैट की, एंड 1 बॉल की कितनी कॉस्ट है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या आता है। सॉल्यूशन इज लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X, the similarly the cost of 1 ball ₹Y। ओके, तो कॉस्ट कितनी आई बैट की, हमने ले ली X रुपीस में। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी ली, Y रुपीस में। तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज X, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज Y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि क्या आएगा। ये आएगा 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। यानी कि पहले कोच ऑफ क्रिकेट टीम यानी कि क्रिकेट टीम की कोच ने क्या किया कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीद लिए, कितने रुपीस के, 3,800 के। इसके बाद क्या हुआ कि उसने और 3 बैट्स और 5 बॉल्स और ख़रीद ली, कितने रुपीस की, 750 की। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले उसने क्या किया कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल बाइस फॉर ₹3,800। तो क्या आ गया, 7 बैट्स यानी कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। ओके, अब सेकंड क्या बनेगी, ये हो गई फर्स्ट। सेकंड 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स कितनी आ गई, 175, सॉरी ये आ गई 1750 की। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो ये थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800 की। सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ओके, अब हमारे पास 2 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आ गई। तो क्या हुआ कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। सेकेंड क्या आ गई, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। तो इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लाके। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्वेशन उठा लेंगे। तो कैसे उठाएंगे कि चलो हम लोग लेते थे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, आप लोग चाहे तो फर्स्ट भी ले लो, बस आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। तो हमने ले ली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो क्या आएगा, ये इसमें ले लेते हैं 5y इज इक्वल टू 750 माइनस 3x। ओके, क्या किया कि 5y यहाँ ले लिया, सेकंड क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया कि 5y इज इक्वल टू 750 माइनस 3x। मतलब क्या है कि सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारे पास y क्या आ गया, 750
माइनस 3x अपॉन 5। ओके, y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 750 माइनस 3x अपॉन 5, y आ गया। इसको थर्ड ले लो, थर्ड। देन अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ 6y वाली में जहाँ y है, सॉरी हाँ यस, x y की वैल्यू यहाँ फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना, सही है ना। तो अब हम करेंगे पुट y की वैल्यू फर्स्ट में, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास 7x प्लस 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800। तो 7x एज इट इज। अब क्या करेंगे कि 6 अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 0, 5 6 द 30, 3 6 इंटू 17 102, तो क्या आ जाएगी 105। ये बन गया 10,500 माइनस 6, फिर से 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस क्या आ गया 18x अपॉन 5। ओके, तो बन गई इज इक्वल टू 3800। अब क्या किया हमने, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 5 का एलसीएम भी ले लेंगे, 5 को इधर शिफ्ट भी कर देंगे सेकंड साइड। तो क्या आ जाएगा कि 7 इंटू 5 35x, ये हो जाएगा 35x प्लस 10500 माइनस 18x इज इक्वल टू 3800 इंटू 5। ओके, स्टेप क्या बन गया अब, 35x प्लस 10,500 माइनस 18x। कैसे बना ये, हमने क्या किया कि 5 को एलसीएम भी ले लिया और 5 को इधर शिफ्ट भी कर दिया, या कह सकते हो कि 5 का मल्टीप्लाई कर दिया सब सारी में, इस वाले पार्ट में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऐसे आ गया 35x प्लस 10,500 माइनस 18x इज इक्वल टू 3,800 इंटू 5। अब क्या बनेगा 35x, तो ये पड़ा है माइनस के 18x, तो क्या आ गया, कितना हो गया 17x एंड कम्स टू दिस साइड प्लस 10,500, तो ये हो गया 5 को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 0 0 5 8 5 द 40, तो 0 4 कैरी 5 3 द 15, तो 19, तो ये बन गया 19,000 एंड 17x इज इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500। पॉजिटिव का था तो ये नेगेटिव में आ गया, यानी कि उधर शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव का था तो ये नेगेटिव हो जाना था, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो हमने ले ली, अब हमारे पास कैसा था ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में था तो नेगेटिव हो गया, तो ये आ गया 17x इज इक्वल टू 005, तो 8 माइनस 10 8, तो बन गया 18 माइनस 10 8, तो ये आ गया 8500। तो देन x इज इक्वल टू 500 रुपीज़। ले लो x, ले लो 500। हमारे पास x क्या आ गया 500, x क्या आ गया अब 500, अब x आ गया हमारे पास 500। अब x की वैल्यू हम y इसमें पुट कर सकते हैं ना, ताकि हमारे पास y भी आ जाए। x की अब फाइंड आउट कर ली। अब x की जो वैल्यू आई है 500, हम इसमें से थर्ड वाले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या दे देगा वो y।
तो y क्या आ गया हमारे पास, अब y इज इक्वल टू टू 70/50 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5. ओके, देन y इज इक्वल टू 70/50 माइनस 3 इंटू 5 यह 15 0 0 देन अपॉन 5. y इज इक्वल टू 250 अपॉन 5, तो हमारे पास y आ गया 50. ओके, y इज इक्वल टू 50. इस तरीके से x भी आ गया, y भी आ गया, यानी कि हमारे पास कॉस्ट आ गई 1 बैट की कितने ₹500 रुपीस क्या आ गई 500 एंड y के साथ y कितना आया 50, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आ गई 50. तो हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to ₹500 and cost of 1 ball कितनी आ गई ₹50. आ गई ना. कॉस्ट ऑफ 1 बैट कैसे आई, x माना था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने x फाइंड आउट किया तो कितना आया 500. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक बैट की कॉस्ट थी तो कितनी आ गई 500, दूसरी वाले की क्या आ गई y इज इक्वल टू 50, यानी कि y क्या था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50. तो इसी के साथ ये था थर्ड पार्ट. अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट अभी इसका करवाता हूं. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस पार्ट का. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट होगा फोर्थ पार्ट.
हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator सही वैन आएगा। if 3 is added to both the numerator and denominator then it becomes 5/6. Find the fraction. ओके तो हमें इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी, यानी कि P/Q की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है फोर्थ पार्ट की, कि ये बता रहा है कि जब हमने 2 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तब क्या आएगा, तो फ्रैक्शन जो बनेगी तो कितनी बनेगी 9/11। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब हम 3 ऐड करते हैं तो उसकी 5/6 बनती है। दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें उसका एग्जैक्ट फ्रैक्शन बताना है। ओके तो हमारे पास इसी तरीके से इस पार्ट में भी 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आ जाएंगी पेयर में, उनको हमने सॉल्व करना है। 2 पार्ट्स आ जाएंगे तो 2 पार्ट्स का हम लोग फ्रैक्शन ले लेंगे, तो उसको वो वाला फ्रैक्शन शो करवा देंगे जो इस स्टेटमेंट में ये बोल रहा है। तो सॉल्यूशन इज क्या आएगा, लेट द न्यूमिनेटर क्या आ गया, इसको चलो अब ए ले लेते हैं। ओके सिमिलरली द डिनोमिनेटर बी। ओके तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन इज A/B की फॉर्म में। फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करने को बोला है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमने बता दिया ए न्यूमिनेटर ले लिया कि हमारे पास मीन्स कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो ए है, डिनोमिनेटर क्या होगा बी, तो फ्रैक्शन क्या होगी इसमें A/B, यानी कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए तो क्या बनेगी, ये बता रहा है जब व्हेन एडेड टू इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर में 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगी फ्रैक्शन 9/11, तो ये आ जाएगी A+2/B+2 इज इक्वल टू 9/11।
11। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं। कैसे आई ये a प्लस टू अपॉन बी प्लस टू, क्योंकि इसने दिया हुआ ना कि ये फ्रैक्शन दी हुई है, इस फ्रैक्शन में का a क्या है न्यूमिनेटर, b क्या है डिनोमिनेटर। इसमें से पहली कंडीशन क्या दे दी, जब हमने 2 ऐड किया तो उसकी फ्रैक्शन बनती है 9 अपॉन 11। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड करके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो कैसे आएगी 11 अपॉन a प्लस टू इज इक्वल टू 9 इंटू बी प्लस टू। तो ये आ जाएगी 11a प्लस 22, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब आएगी 9b प्लस 9 टू द 18। तो ये हो गई 11a, ये प्लस का है b वाला, उधर साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 9b इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये आ गई 11a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमारे पास आ गया 11a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। क्यों? क्योंकि हमने 22 क्या किया, इस साइड शिफ्ट कर लिया, तो क्या आ गया अब 11a माइनस 9b, 9b को इधर 22 को उधर, इनके दोनों के साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव में थे तो ये नेगेटिव हो गए। तो क्या आ गया 11a माइनस 9b इज इक्वल टू 18 माइनस 22। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बना, 11a माइनस 9b एज इट इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड बनानी है। सेकंड कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जब 3 ऐड करते हैं हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, व्हेन 3 इज एडेड to both numerator and denominator, then fraction becomes 5/6, that is a plus 3 is equal to b plus 2 is equal to 5/6। यही बनती है ना कि जब 3 ऐड करते हैं सेकंड में तो क्या आएगा a प्लस 3 b प्लस 3, a प्लस 3 अपॉन b प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ओके, इस तरीके से अब आ गई हमारे पास फ्रैक्शन 3 ऐड करने से। तो अब हम क्या करेंगे सिमिलरली कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके इसकी भी इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशंस निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो लीनियर क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल्स हैं पेयर्स में होंगे तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लेंगे, वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन उसने पूछी है वो आ जाएगी। तो हम करते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। तो ये हो गया 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 5b प्लस 3। तो ये हो गई 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 5b प्लस 15। ओके, तो ये बन गई 6a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई, क्या आई 6a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 3। कैसे आई, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया, 6 आ गया, 6 इधर आ गया, 6 इंटू क्या बन गया 6 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इधर आ गया तो 5b प्लस 3। तो 6 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 5b प्लस 15। तो कैसे बना कि 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 5b प्लस 15, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि 6a ये वाले 5b को इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस का हो गया तो ये आ गया 6a माइनस 5b। इसको क्या किया a प्लस 18 को इधर शिफ्ट किया 15 वाली साइड, तो 15 माइनस 18 तो क्या आ गया माइनस 3। तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट हो गई अब 6a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 3। देख लो
कुछ इसी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास टू वेरिएबल्स में, ए और बी की फॉर्म में। अब चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। क्या करो कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ले लो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गया 6a इज इक्वल टू 5b माइनस 3। ए क्या आ गया हमारे पास अब 5b माइनस 3 अपॉन 6। ओके, ए क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5b माइनस 3 अपॉन 6। थर्ड इक्वेशन आ गई। ए हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे, सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया। 6a का इज इक्वल टू ये पॉजिटिव का था, उधर फिर से शिफ्ट कर दिया तो 5b माइनस 3 एज इट इज़ था, तो ये हो गई 6a इज इक्वल टू 5b माइनस 3। एंड अब इससे a क्या आ गया कि a इज इक्वल टू 5b माइनस 3 अपॉन 6। अब a आ गया, अब a तो आ गया। अब a की वैल्यू कहाँ फिल कर सकते हैं, फर्स्ट वाली में, इसमें भी, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। इससे क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इसमें थर्ड वाली में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड वेरिएबल, तो उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको शो हो जाएगा। तो देन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 11 अपॉन 5b माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये आ गया 55b माइनस 33 माइनस 54b इज इक्वल टू 6 शिफ्टेड ऑन दिस साइड माइनस 4, तो ये बन गया माइनस 24। क्या किया कि a की वैल्यू वहाँ पे फिल कर दी फर्स्ट वाली में जहाँ पे a प्रेजेंट है, तो क्या आ गया 11 इज इंटू 5b माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। तो क्या किया, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया इसके बाद कि 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आ गया 11 इंटू 5b 55b, 11 माइनस 3 माइनस 33 माइनस 54b कैसे आ कि एलसीएम ले लिया, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, उसके बाद तो क्या आ गया माइनस 54b इज इक्वल टू, तो 6 ये वाला नीचे बचा फिर से, तो उसको क्या कर दिया इधर शिफ्ट कर दिया, तो 4 इंटू 26 कितना हो गया 24। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33, यानी कि 55b माइनस 54b 1b, यानी कि उसको b आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, ये माइनस का 33 है उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, तो माइनस 24 प्लस 33 हमारे पास b क्या आ गया, अब b इज इक्वल टू 9। ओके, b हमारे पास 9 आ गया। अब b तो चलो हमारे पास 9 आ गया, अब a क्या आ गया, a क्या आएगा, जब b की वैल्यू यहाँ फिल करेंगे थर्ड वाली में तो हमारे पास a भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं a कितना आता है, a इज इक्वल टू 5 इंटू 9, b की वैल्यू फिल की तो 3 अपॉन 6, a इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45 माइनस 3 अपॉन 6, a आ गया 42 अपॉन 6, 6 1 दा 6, 6 7 दा 42, तो a आ गया हमारे पास 7, a 7 आ गया। तो अब इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख लो, हेंस फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 7 अपॉन 9। ये था फोर्थ पार्ट। थर्ड का क्या बताया गया था,
कि फ्रैक्शन दी हुई थी, कैसे दी गई हुई थी, जब उसमें 2 ऐड हुआ था तो 9/11 था, 3 ऐड करने के बाद 5/6, हमने स्टेप बाय स्टेप किया, 2 ऐड किया तब ये इक्वेशन बनती थी, उसको ए ले लिया न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को बी ले लिया। पहली कंडीशन में उसने क्या बताया कि 2 ऐड करने से 9/11 बनती थी, उसको रिप्रेजेंट किया, उसको इक्वेशन फॉर्म करनी थी हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया 11/a - 9b = -4, ये आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि 3 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आनी चाहिए थी फ्रैक्शन 5/6, यानी कि हमने क्या किया कि 3 ऐड कर दिया न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या आ गया a+3/b+3 = 5/6। उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया तो क्या आया सॉल्व करके 6a - 5b = -3। अब हमारे पास क्या आ गई, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई फर्स्ट में सेकंड में, तो हमको इनको सॉल्व करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, तो उससे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ क्या किया कि एक इक्वेशन उठाई, एक इक्वेशन उठाने के बाद हमने क्या किया कि वैल्यूज को रीअरेंज करके a निकाल लिया, तो a की वैल्यू यहाँ फिल की, तो क्या आ गया हमारे पास b, तो b कितना आया 9, उसको सॉल्व करके b की a की वैल्यू यहाँ फिल करके हमारे पास b आ गया। अब b की वैल्यू तो आ गई बट हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो हमने क्या किया कि b की वैल्यू यहाँ फिल की, b की वैल्यू यहाँ फिल की ना, a = 5b - 3/6, तो हमारे पास a क्या आ गया 7, a क्या आ गया था 7, b क्या आ गया था 9, उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना था, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 7/9। ये है फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले लीजिए, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आपको करवाऊंगा। Five years hence, the age of Jacobs is 3 times that sun. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son 5 years ago. The age of Jacobs was 7 times that of his son. Find their present ages. तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son. 5 years ago the age of Jacobs was 7 times that of his son. Find their present ages. यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि हमें जब जेकब्स 5 साल बाद क्या होगा कि जेकब्स की जो एज है उस अपने सन से 3 गुना ज़्यादा होगी। सेकंड स्टेप में क्या कहा है कि अगर 5 साल पहले देखें तो जो एज थी ना जेकब्स की वो 7 टाइम्स उसके सन से ज़्यादा थी ना। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि 5 साल बाद 3 टाइम्स और बढ़ जाएगी उसकी जेकब्स की एज उससे सन से। तो इन दोनों की हमें प्रेजेंट एजेस निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। उससे क्या आ जाएगा, इन वेरिएबल्स आएंगे तो इनकी प्रेजेंट एजेस आ जाएगी। सो सॉल्यूशन इज लेट जेकब्स एज इज इक्वल टू x years. Okay, then Jacob's son age y years. चलो और ले लेते हैं, इसके m ले लेते हैं, m n years। यानी कि क्या किया कि जेकब्स की एज क्या ले ली, m ईयर्स। सपोज कर ली, क्या हुआ सपोज करने के बाद कि जेकब्स की एज कितनी आई, m ईयर्स। सिमिलरली उसके सन की भी एज ले ली n ईयर्स, क्योंकि दोनों की एजेस पूछी है ना इसने, तो हमने दोनों की एजेस ले ली। किसकी? जेकब्स की कितनी ले ली, m ईयर्स, उसके सन की ले ली y n ईयर्स। तो हमारे पास आ गई m ईयर्स जेकब्स की एज, n ईयर्स क्या आ गई, जेकब्स के सन की एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन होगी 5 years hence क्या होगा कि जेकब्स की एज कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 साल बाद m + 5 years
यानी कि जेकब्स की एज 5 ज़्यादा हो जाएगी, 5 साल ज़्यादा m, एंड जेकब्स सन एज वो कितनी आएगी n+5 ईयर्स। ओके, जेकब्स की एज क्या आ गई m+5 ईयर्स। पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं ताकि हमें पहली इक्वेशन मिले 2 वेरिएबल्स में, तो क्या आएगी जेकब्स एज इज इक्वल टू m+5 ईयर्स। सेकंड आ गई जेकब्स सन एज ले ली n+5 ईयर्स, 5 बढ़ गई, क्यों 5 ईयर्स हैं। तो कैसे अब सिचुएशन एक आ गई और छोटी सी कि जब 5 साल बढ़ती है ना, क्या पूछा है कि उसने जब 5 साल देखेंगे ना, 5 साल बाद क्या होगा कि जेकब्स की एज जो है ना उसके सन से 3 गुना ज़्यादा होगी। दैट मीन्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जेकब्स की एज दैट इज m+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n+5, यानी कि जो जेकब्स की एज है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जेकब्स सन एज, यानी कि जेकब की 3 गुना ज़्यादा उसके सन से एज होगी 5 साल बाद। तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि m+5 इज इक्वल टू 3n+5। अब देखते हैं क्या आता है, m+5 इज इक्वल टू 3n+15, यानी कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 3n+15, तो हम बन गए m+5 इज इक्वल टू 3n+15, तो आ गई m-3n इज इक्वल टू 15 - 5 10। ओके, हमारे पास आ गई फर्स्ट, इसको मान लो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई m-3n इज इक्वल टू 10। कैसे आई, m को क्या m एज इट इज़, तो इसके 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो क्या आ गई थी m+5 इज इक्वल टू 3n+15। m था तो इस वाले 3n को इधर शिफ्ट कर दिया, 5 को उधर शिफ्ट कर दिया, साइन क्या हो गए चेंज, तो बन गई ये m-3n इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड देखते हैं कंडीशन कैसे होगी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम 5 साल पहले की बात करें ना, अगर 5 साल पहले देखें तो वो कहते हैं कि जेकब्स की जो एज है 7 टाइम्स ज़्यादा होगी सन से, यानी कि अब होगी सेकंड कंडीशन में 5 इयर्स ईगो, यानी कि 5 साल पहले क्या होगी जेकब्स एज वो होगी m-5। सिमिलरली जेकब्स सन एज कितनी आएगी n-5। ओके, 5 इयर्स पीछे जाएंगे तो जेकब्स की एज क्या हो जाएगी अब m-5 इयर्स। सिमिलरली जेकब्स के सन की एज क्या आ जाएगी n-5 इयर्स। हमने ले ली कि जेकब्स की एज ले ली m-5 इयर्स। अब 5 साल पहले जेकब्स सन एज n-5 कैसे क्या आएगी, अब एक सिचुएशन सिमिलरली इसमें भी देते कि 5 साल पीछे जाने के बाद ना कि जेकब्स की एज कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि m-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n-5, यानी कि ये है जेकब्स की एज 5 साल पहले की, उसके सन की क्या हो जाएगी 9-5 मीन्स कि जो जेकब्स की एज है 5 साल पहले 7 टाइम्स ज़्यादा होगी उसके सन से, तो कैसे क्या आ गया m-5 इज इक्वल टू 7n-5। अब इसी तरह 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 7n-35 m-7n इज इक्वल टू -35, तो ये आ गई m-7n इज इक्वल टू
-30, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड आ गई ना, m-7n इज इक्वल टू -30। सेकंड आई कैसे आई, m-5 लगाया था ना, जेकब्स की एज इज 7 टाइम्स ऑफ जेकब्स सन एज, तो क्या, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, m-5 इज इक्वल टू 7 n-5 5 साल पहले। तो ये तो हो गई m-5 इज इक्वल टू 7 n-5। नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, m-5 इज इक्वल टू 7n-35। अब आ गई m-7n इज इक्वल टू -30, तो वो सेकंड इक्वेशन आ गई। ये क्या किया, 7n को इधर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो -35 प्लस 5 30, यही आना था ना, सही है ना। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, m-7n इज इक्वल टू 30। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, m-3n इज इक्वल टू 10। आ गई ना दोनों इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। तो अब हम करेंगे इनको सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ही ले लो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन m इज इक्वल टू 7n -30। थर्ड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, क्या किया कि सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया, कुछ खास नहीं कि उसकी रीअरेंज ही कर दी, समझ सकते हो आप। क्या किया, कुछ खास नहीं कि m इज इक्वल टू जो 7n था फिर से उधर शिफ्ट कर दिया, तो वो पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, तो पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव बनने के बाद क्या बनी ये इक्वेशन, m इज इक्वल टू 7n -30, यही बनी ना। तो ये आ गई थर्ड। अब इसी की वैल्यू m की फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे तो n आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ भी फिल कर देंगे, तो हमारे पास m भी आ जाएगा, m और n आ जाएंगे। वो एजेस थी जेकब्स की और जेकब्स के सन की, तो वो एजेस आ जाएंगी, प्रेजेंट एजेस। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, देन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 7n -30 -3n इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई 7n -30। क्या किया कि हमने जो m की ये वाली वैल्यू आई थी ना, हमने फर्स्ट में पुट कर दी, तो क्या बना 7n -30 -3n। 7n -3n क्या बन जाएगा, 4n, जो ये 30 है उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 प्लस 30, 4n इज इक्वल टू 40, n क्या आ गया 10, n कितना आ गया 10। अब n तो आ गया 10, अब इसकी भी निकाल लेते हैं, m की भी कितनी आएगी 10 है ना n। अब m की वैल्यू यहाँ फिल की जा सकती है, n की वैल्यू, जिससे कि हमें m भी चाहिए, तो m आ जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू 7 इंटू 10 -30। कैसे आई कि n की वैल्यू हमने 10 यहाँ फिल की, देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स m इज इक्वल टू 7 इंटू 10 -30, देन m आ गया हमारे पास 70 -30, m हो गया हमारे पास 40। ओके, m था इज इक्वल टू n की वैल्यू फिल की, तो 7 इंटू 10 -30। नेक्स्ट स्टेप m इज इक्वल टू 7 इंटू 10 70 -30। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बना, m इज इक्वल टू 40, 70 -30 40, तो m आ गया 40। इससे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि m क्या थी, जेकब्स की एज कितनी आई 40, और उसके सन की एज कितनी आ गई 10 ईयर्स। सो हम लोग अब रिप्रेजेंट करेंगे कैसे एज इसकी, तो लिखेंगे इसको हैंस कहाँ लिखे, तो लिखते हैं अब हम लोग
हैंस जेकब एज, यानी कि जेकब्स की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स, एंड जेकब्स सन एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स। इस तरीके से जेकब्स की एज भी आ गई 40 ईयर्स एंड सन की एज कितनी आ गई 10। तो ये था 5th पार्ट। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये थे 3rd पार्ट के 3rd क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के 3rd के कुछ पार्ट्स, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। और इसी के साथ आज की मैं ये वीडियो भी यहीं पे फिनिश करता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.3 यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर इसमें से कोई सम स्किप हो गया है या कुछ स्किप करवाया गया है तो उनको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए हैं या कुछ नहीं आपको डाउट आ रहा है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसके लिए कुछ अलग वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।